कहा कि भारत की स्थायी सदस्यता की राह में रोड़ा कोई पश्चिमी देश नहीं है। विदेश मंत्री ने बताया कि कुछ देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने फायदे के लिए हेर फेर किया है। यहाँ उन्होंने चीन का नाम लिए बिना ये निशाना मुझे पता है डे इंडिया विल द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया चुक के रख देगा हर चीज, उड़ा के रख देगा चीजों को। लोग हैं जो अफ्रीकन ममालिक हैं वो कहते हैं कि इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का रोल ले लिया है। दिस इज व्हाट अफ्रीका। एब्सोल्युटली। और इसमें मैं इसको कनेक्ट करूंगा इंडिया के साथ। अगर पाकिस्तान रीजनल हब बनना चाहता है तो उसकी मजबूरी है, उसको इंडिया के सामने घुटने टेकने होंगे। आई एम सॉरी। तो उसमें सबसे नंबर 1 मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ खुदा ना खास्ता कट गए हैं, या हमें ये काम इंडियन से या अजीत डोवाल से सीखने की जरूरत है। अगर कोई भी एनालिस्ट या कोई भी हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ इशारा करता है तो मैं उसको ये कहूंगा कि फिर आपके हाथ बंधे हुए हैं। हिंदुस्तान हमसे किस महाज में हमसे आगे है। फिर हमारी अपनी गलतियों की वजह से चीजें कहां तक पहुंच गई। इंडिया इकोनॉमिकली और जो उसका क्लाउड है, जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक जो हालात हैं, अमेरिका का जो टिल्ट है। अब मनाओ खुशियां, ये इंडिया ने मारे यहाँ के, कह दो भारत इन्वॉल्व है, क्योंकि वहां अशरफ गनी बैठा हुआ था, इसलिए भारत के अफगानिस्तान में बड़े कौंसिल वो ऑपरेट करता था, भारत टेररिज्म कराता था। अब तो तालिबान आ गए हैं ना, अब तो भारतीयों को आपके दोस्तों ने भगा दिया होगा ना, मेरा ख्याल है। तो अब ये फिर कौन लोग हैं जो यहां पे आके ये कार्रवाई डाल रहे हैं? अब किस पे इल्जाम डालोगे? अमेरिका पे? वो तो जा चुका है। अब नमस्कार दोस्तों। अब यूएनएससी की परमानेंट सीट की जब भी बात आती है, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूके हो, ये चारों के चारों कंट्रीज जो कि परमानेंट मेंबर है वो सपोर्ट करते हैं। और पांचवा परमानेंट मेंबर मतलब यहाँ पर चाइना की बात हो रही है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जो भी कहो लेकिन सपोर्ट नहीं करता है। अब देखिए, इंडिया ने जब से ग्लोबल साउथ की शुरुआत की है, इंडिया ने जब से अमेरिका के साथ रिलेशन, रशिया के साथ तो हमारे रिलेशन थे ही, लेकिन जब से अमेरिका के साथ रिलेशन, यूके, फ्रांस के साथ रिलेशन मेंटेन करना शुरू किया है, तो एक कील लग गई कि भाई अब तो इंडिया को मतलब ये सारी सिचुएशन करनी ही पड़ेगी, परमानेंट सीट देनी पड़ेगी। उसके अलावा ये रशिया से लेकर अमेरिका कोई अपोज नहीं कर रहा, ऊपर से यहाँ पर इंडिया की फेवर कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लोबल साउथ में 100 से 150 के आसपास कंट्री आते हैं, और उनका जो लीडर है, हालांकि कोई ऑफिशियल चीज ऐसी नहीं है, लेकिन उनका लीडर जो है वो इंडिया बन के उभर रहा है। और इंडिया को यहाँ पर उस टाइप का बेनिफिट हो रहा है कि सारे के सारे कंट्रीज इंडिया के पीछे खड़े हैं। अब मतलब ये चीज पीछे ढकेलना मुश्किल होती जा रही है यूएनएससी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे कि भाई इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए, ये जो डिस्कशन है ना अब खत्म होता जा रहा है। अब यही बात आ रही है कि भाई आप जो है वो सीट दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो, और नहीं देने का कोई रीजन यूएन को मिल नहीं रहा है यहाँ पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। कि भारत की स्थायी सदस्यता की राह में रोड़ा कोई पश्चिमी देश नहीं है। विदेश मंत्री ने बताया कि कुछ देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने फायदे के लिए हेर फेर किया है। यहाँ उन्होंने चीन का नाम लिए बिना कर दिया। देखा जाए तो भारत ने हमेशा से यूएन में सुधार करने की वकालत की। खास तौर पर यूएनएससी परिषद में प्रगति की कमी से भारत काफी निराश रहा। और अगर बात करें यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य की, तो वो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस हैं, और यहाँ 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। और ऐसे में भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयास कर रहा है। मुझे पता है डे इंडिया विल द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया चुक के रख देगा हर चीज, उड़ा के रख देगा चीजों को। Because Abhi, for example, you just see Dr. Jaishankar, he is very aggressive. Why he is aggressive? लोग हैं जो अफ्रीकन ममालिक हैं वो कहते हैं कि इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का रोल ले लिया है। दिस इज व्हाट अफ्रीका इज सेइंग। इटली के साबका फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है ये रियल कनेक्टिविटी है। लैटवियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। ऑस्ट्रिया कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। नॉर्वे ने कहा, नॉर्वे के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, सो एंड सो। फिनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर।
श्रीलंका ने कहा कि हमारे तो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं। जो चीज पाकिस्तानियों को नहीं समझ आई कभी, दैट हाउ ब्यूटीफुली इंडिया विद दिस वन इवेंट, उसमें सबसे नंबर वन मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और यही वेस्ट के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका। और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। उन्होंने रेड सी के अंदर जो इस वक्त दुनिया के मिसाइल बन रहे हैं, बहरा अहमर के अंदर, वहां पे उन्होंने अपने 4 शिप्स भेज दिए हैं। वो अमेरिकन एलाइज जो वहां पे उन्होंने अपना एक कोलिजन बनाया है, वो इसका हिस्सा नहीं बने, वो खुद बिहेव कर रहे हैं। यहां ये बताना चाहूंगा, उन्होंने 4 शिप्स क्यों भेजे वहां पे। दुनिया के अंदर इस वक्त चावल की जो तिजारत है, दुनिया के 40% चावल जो है वो भारत से आ रहे हैं। भारत ये नहीं चाहता कि उनके चावल की ट्रेड के ऊपर मसला बने। दूसरा मसला है तेल का। वो तेल लेते हैं, वो कहते हैं उसमें ना इंटरप्शन आए। अगर तेल की कीमत बढ़ेगी, भारत के अंदर उनकी इकॉनमी सफर करेगी। बल्कि उन्होंने ये इस चीज का फैसला कर लिया था कि रशिया से अगर तेल नहीं आता तो वो हम वेनेजुएला से ले लेंगे। तो ये दूरंदेशी नेशनलिज्म, ये सारी चीजें तब आती हैं जब आपकी इकॉनमी अपनी ठीक हो। भारत की इकॉनमी इस वक्त $600 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज मौजूद है। उनकी जो मोदी साहब रहता है, वहीं भारत यूएनएससी के करंट स्ट्रक्चर पर भी अपनी नाराजगी जाहिर करता है। भारत का ये असंतोष जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे अन्य देशों द्वारा भी साझा किया जाता है। भारत के साथ साथ इन देशों का भी मानना है कि यूनाइटेड नेशन सहित सिक्योरिटी काउंसिल को 21वीं सदी की बदलती वैश्विक शक्ति की स्थिति के अनुकूल होना चाहिए, जो कि देखा जाए तो कहीं न कहीं सही भी है। वहीं इससे पहले 22 फरवरी को रायसीना डायलॉग के दौरान भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तो उसके लगभग 50 सदस्य थे, लेकिन अब ये संख्या 4 गुना। इंडिया तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को समहाउ कन्विंस कर रहा है कि हमारी सपोर्ट करें टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। दैट इज द किससे सिविलाइजेशनल ताल्लुक है। अगर हम ईरान की बात करें, वो नाराज। अफगानिस्तान को कहते हैं हमारा इस्लामिक ब्रदरली कंट्री है, वो कहते हैं हमें ब्रदरली इस्लामिक ना कहें, आप हमारे नेबरली कंट्रीज हैं। ठीक है, चाइना जो है वो हमसे नाराज रहता है, उसको हम कह कुछ नहीं सकते क्योंकि चाइना का किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, ना वहाँ इस्लाम है ना लेनी न देनी, क्योंकि हमने तो अपने वो कैटेगराइज किया हुआ था। सो इंडिया जब जाता है श्रीलंका में और मॉरिशस में, तो ये सिविलाइजेशनल ताल्लुकात की बात होती है और कल्चरल टाइज की बात होती है। जब जाता है ओवरऑल साउथ में, तो इंडिया एज एन इकोनॉमी इमर्ज होता है। ठीक है, और जब जाता है यूरोप में, तो इंडिया टेक इटसेल्फ, जी ये तो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। थर्ड, अभी जैसे फॉर एग्जांपल लैटवियन फॉरेन मिनिस्टर जो है, उसने इंटरव्यू दिया और वो जो बातें की, उसने कहा बड़ी इकोनॉमी है। हर मुल्क जो है, आप इमेजिन करें कि इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है, इंडिया की जो स्टेट्स हैं, वो दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, बिकॉज उनको पता है कि एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल चुकी हुई है ना, अपॉर्चुनिटी खुल चुकी। एक मौका था कि जब वाजपेयी साहब आए थे, उसके बाद 2003 से लेकर 2007 तक भी प्रोसेस चला, फिर हमारी अपनी गलतियों की वजह से चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई। इंडिया इकोनॉमिकली और जो उसका क्लाउड है, जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक जो हालात हैं, अमेरिका का जो टिल्ट है टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ चाइना, 2024 में हमने ऐसे मौके अगर कोई है तो उसको खोना नहीं है। 2024 में मुझे लगता है कि देखें, एट टाइम्स जब आप मुश्किल सूरत हाल में होते हैं, ये अनपॉपुलर बात है, पब्लिकली लोग उसको पसंद ना करें, एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट भी होती है। क्या आप मुझे बताएं कि आज अगर टेबल के ऊपर इंडिया आपके सामने आ जाए कि चलें इस पे बात करते हैं, जो हमारी इस वक्त ओवरऑल पोजीशन है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज हैं, डू यू थिंक कि हम बेहतर को निगोशिएट कर सकेंगे? लोगों को पता ही